हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, अपने परिवार के संग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक कहानियां चैनल में बाबा नागार्जुन द्वारा लिखित संस्मरण प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के बारे में उन्होंने इतना सटीक लिखा है कि प्रेमचंद के जीवन का एक एक कोना उन्होंने पकड़ लिया है। बाकी कुछ नहीं रह जाता है और कुछ जानने के लिए। तो आइए हम बाबा नागार्जुन द्वारा लिखित संस्मरण प्रेमचंद को पढ़ते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आँखें, नुकीली नाक, बड़ी और गुच्छी हुई मूँछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा प्रेमचंद का है। लगता है अभी हंसने वाले हैं, लगता है अभी जोरों से कह कहे लगाएंगे। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लमही में शनिवार 31 जुलाई 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। यद्यपि माँ बाप ने नाम रखा था धनपत, पर चाचा लाड़ प्यार से कहा करते थे नवाब। पिता का नाम था अजायब राय, डाकखाने में किरानी थे। इसी से लोग इन्हें मुंशी अजायब लाल कहा करते थे। माता का नाम था आनंदी, अक्सर बीमार रहती थीं। पिता को दवा दारू से फुर्सत नहीं मिलती थी। धनपत 7 वर्ष का ही था, माँ चल बसी। माँ के बिछोह ने धनपत के बचपन का सारा रस सोख लिया। कुछ वर्ष बाद मुंशी अजायब लाल ने दूसरी शादी कर ली। अभाव तो पहले से ही था, विमाता का निष्ठुर व्यवहार भी आ मिला। बात बात पर डांटती, उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती। कदाचित प्रेम अपने उपन्यास कर्मभूमि के पात्र चंद्रकांता के द्वारा खुद अपनी ही व्यथा सुना रहे हैं। बचपन वह उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मेरी माँ के मौत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। यही दुख मेरी ज़िंदगी है। और यही कारण था कि बालक धनपत घर आंगन से भागकर बाहर खुले मैदान में, अमराई में, खेतों की तरफ निकल जाता था। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आम की डंडियाँ तोड़ता था, मटर की फलियाँ तोड़ता था, हवाई किले बनाता था। गरीबी, घुटन और रुखेपन से त्राण पाने के लिए बालक धनपत ने इस तरह एक सहज रास्ता निकाल लिया था। रोने खिंचने वाले परिस्थितियों पर कह कहे हावी होने लगे। प्रेमचंद ने बचपन से ही मुसीबतों पर हंसना सीखा था। पिता का तबादला गोरखपुर हुआ, बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। शहरी नज़ारे आगे आए। किताबों का चस्का इसी उम्र में लगा। हजारों कहानियाँ और छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। यह साहित्य उर्दू का था। हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था। रात के अकेले में ढिबरी की मध्यम रोशनी में उसने दायित्व रचना शुरू कर दी। 20 पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, यह सब कितना अच्छा लगता होगा तब धनपत को। इन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी। निश्चय ही इसमें सौतेली माँ की राय रही होगी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वो धनपत को कभी पसंद नहीं आई।
पुत्र के पाँव में अष्ट धातु के बेड़ियां डालकर मुंशी अजायब लाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने जीवन सागर में किया है। पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, महंगाई अलग थी, रुपये में 20 शेर के जौ थे। स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था, पर मैं एक लड़के को पढ़ाने बांस फाटक तक जाता था। जाड़े के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 8 किलोमीटर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच पाता। प्रातःकाल 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी तो वक्त पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाता था। रात को खाना खाकर कुर्सी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे रहता। गरीबी, पिता की मृत्यु, खर्च में बढ़ोतरी, असामान्य परिश्रम, कुर्सी के सामने बैठकर रात की पढ़ाई, जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास किया। गणित से बेहद घबराते थे। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। आगे चलकर जब 10-12 वर्ष बाद जब गणित के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हो गया, तभी धनपत राय ने यह परीक्षा पास की। हमारे भावी उपन्यास सम्राट के पास एक फूटी कौड़ी न थी। महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। बड़ी विवशता से पुराने पुस्तकों को लेकर पुस्तक विक्रेता के पास पहुँचे। वही एक सौम्य पुरुष थे जो एक छोटे से स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। परिचय हुआ। उन्होंने इनकी कुशाग्रता और लगन से प्रभावित होकर अपने यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का आश्वासन दिया और दूसरे दिन इन्हें 10 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया। 1919 में बीए भी कर लिया। विषय लिए थे अंग्रेजी, फारसी, इतिहास। वे एमए भी करना चाहते थे। कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदासीन हो गए थे। जब उमंग थी तब गणित ने बाधा पहुंचाई, और अब जब वह बाधा दूर हुई तब जीवन का लक्ष्य ही बदल चुका था। उनकी पहली शादी उनकी विमाता, इसे वे चाची कहते थे, चाची के पिता की राय से रचाई गई थी, जो प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी। ढीठ और नासमझ भी थी। पति से भी लड़ती थी और पति की सौतेली माँ से भी। 10-12 वर्ष तक यानी 1905 तक धनपत राय ने पहली बीवी का साथ जैसे तैसे निभाया, किंतु उसके साथ जब एक दिन भी निभाना मुश्किल हो गया तो शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से शादी करके धनपत राय ने समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया। धनपत राय पढ़ाकू तो थे ही, कलम भी चलने लगी। मैट्रिक पास करने से पहले ही उनको लिखने का चस्का लग गया था। पढ़ाई और ट्यूशन आदि से जो वक्त बचता वो सारा का सारा वो कहानियाँ पढ़ने में लगाते। उन कहानियों का जो असर दिमाग पर पड़ता उसे अपनी सहज कल्पनाओं में घोल घोल कर कथा वस्तु तैयार करने लगे। और वह कागज पर उतरने भी लगी। 1901-2 में इनके 1-2 उपन्यास भी निकले। कहानियाँ 1907 में लिखनी शुरू की। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ की कई गल्फ रचनाएं पढ़ी थी। प्रेमचंद ने उनके उर्दू रूपांतर पत्रिकाओं में छपवाए।
पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में कानपुर के उर्दू मासिक ज़माना में प्रकाशित हुई। ज़माना में धनपत राय की अन्य रचनाओं का प्रकाशन 1903-4 से ही शुरू हो गया था। 1904 तक नवाब राय ज़माना के अस्थायी और विशिष्ट लेखक हो चुके थे। 1905 तक आते आते प्रेमचंद तिलिस्मी, अयारी और काल्पनिक कहानियों के चंगुल से छूटकर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। ज़माना उस समय की राष्ट्रीय पत्रिका थी। सदी से देश की गुलामी खटकती थी। विदेशी शासन की सुनहरी जंजीरों के गुण गाने वाले गद्दार देशद्रोहियों के खिलाफ सभी के अंदर नफरत खौलती थी। शाम को ज़माना के दफ्तर में घंटों देशभक्तों का अड्डा जमता। प्रेमचंद को राष्ट्रीयता की दीक्षा इसी अड्डे पर मिली थी। एक साधारण कथाकार वहीं दीर्घदृष्टा साहित्यकार के रूप में ढलने लगा। बड़ी से बड़ी बातों को सीधे और संक्षेप में कहना लिखना उन्होंने वहीं सीखा। नई पत्नी के साथ रहने लगे, तब से लिखाई का सिलसिला जम गया। 1905 से 1920 के दरमियान प्रेमचंद ने बहुत कुछ सीखा। उनके छोटे बड़े उपन्यास, सैकड़ों कहानियाँ, पत्र पत्रिकाओं में निबंध और आलोचनाएं भी कम नहीं लिखीं। मास्टरी के दिनों में भी वे लिखते रहे थे। स्कूल के सब ड्यूटी इंस्पेक्टर थे। अक्सर दौरे पर रहना होता था, फिर भी रोज़ कुछ न कुछ लिख लेते थे। 1920 के बाद ज़्यादातर वे हिंदी में ही लिखने लगे। माधुरी पत्रिका के संपादक होने पर उनकी प्रतिभा और योग्यता की झलक हिंदी संसार को मिलने लगी। फिर भी ज़माना को प्रेमचंद की मौलिक उर्दू रचनाएं लगातार मिलती रहीं। 1930 में प्रेमचंद की कहानियों का एक और संकलन जब्त हुआ, समर यात्रा, जो प्रकाशित होते ही अंग्रेजी सरकार ने इस पुस्तक को आपत्तिजनक घोषित कर दिया। सरस्वती प्रेस से पुस्तक की सारी प्रतियां उठा ली गईं। अब वे अपना निजी पत्र निकालना चाहते थे। पत्रिकाएं संपादित करने की दीक्षा प्रेमचंद को कानपुर में ही मिल चुकी थी। 1905 से ही ज़माना और आज़ाद के कॉलम उनकी कलम के लिए खेल का मैदान बन चुके थे। सन 1921-22 में काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका मर्यादा का संपादन बड़ी कुशलता से किया था। अब वे एक मजे हुए पत्रकार थे। फलतः 1930 में हंस निकला और 1932 में जागरण। हद दर्जे की ईमानदारी और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाने की मुस्तैदी, खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन और 100 बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता के स्वाधीनता के लिए आतुरता, बाहरी और भीतरी परख से लोगों को आगाह करने का संकल्प, हर तरह के शोषण का विरोध, अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो गए थे। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कुर्ता और धोती 1920 के बाद गांधी टोपी भी अपना ली थी। सरकारी नौकरी और स्वाभिमान में संघर्ष चलता ही रहता है। आखिर में जीत हुई स्वाभिमान की। 1920 में सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया और गांव जाकर जम गए। कलम चलाकर 40-50 रुपये की खुदकर मासिक आमदनी होने लगी। बड़े संतोष और धीरज से वे दिन प्रेमचंद ने गुजारे। काशी के नामी देशभक्त बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 150 रुपये मासिक पर प्रेमचंद को मर्यादा का संपादक बना दिया। दोस्तों, यह था प्रेमचंद संस्करण का पहला भाग। दूसरा भाग हम जल्द ही आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।